Hello and welcome everyone in our online e-platform AgriPower Jaipur. My name is Rakesh Kumar Yadav. Today I am going to start a very important session of agricultural economics with MCQs, multiple choice questions. First question, consider the following data relating to a farm. टोटल असेट्स अपने को दिए गए हैं 3,000 रुपये, वर्किंग असेट्स जिसकी वैल्यू दी गई है 800 रुपये, करंट असेट्स जिसकी वैल्यू दी गई है 1,500 रुपये, करंट लियाबिलिटीज़ जिसकी वैल्यू दी गई है 200 रुपये, टोटल लियाबिलिटीज़ जिसकी वैल्यू दी गई है 900 रुपये। तो अपने को मेजर करना है, कैलकुलेट करना है नेट कैपिटल रेशियो। तो मैं बताता हूँ आपको हाउ टू कैलकुलेट नेट कैपिटल रेशियो। नेट कैपिटल रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय टोटल लियाबिलिटीज। असेट्स वो चीज़ है जो अपने खुद की ओन्ड रहती है, जिसके मालिक अपन खुद रहते हैं, और लियाबिलिटीज़ वो चीज़ है जिसको अपन किसी दूसरे व्यक्ति के अदर पर्सन से अपन उधार लेते हैं। तो वो चीज़ है लियाबिलिटीज़। एंड असेट्स वो चीज़ है जिसके मालिक अपन खुद रहते हैं, वो अपनी खुद की स्वयं की संपत्ति रहती है। तो नेट कैपिटल रेशियो एक मेजरमेंट है इकोनॉमिक्स का, जिसका एक फॉर्मूला होता है टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय टोटल लियाबिलिटीज़। तो इसमें अपन देखेंगे टोटल असेट्स कितने हैं। टोटल असेट्स अपने को गिवन है, ये सब चीज़ें अपने को गिवन है। टोटल असेट्स की वैल्यू अपने को बताई गई है ₹3,000, मतलब 3,000 रुपये बताए गए हैं। इसमें अपने को देखना है टोटल लियाबिलिटीज़ जिसकी वैल्यू अपने को दी गई है यहाँ 900 रुपये। तो अपन ने टोटल असेट्स जिसकी वैल्यू 3,000 थी उसको अपन डिवाइड करेंगे 900 से डिवाइड करेंगे। तो अपन देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा। द नेट कैपिटल रेशियो इन दिस केस वुड बी, तो नेट कैपिटल रेशियो इस केस में क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है अपना ए 3.33, दूसरा है 4.0, थर्ड ऑप्शन है 7.5 एंड फोर्थ ऑप्शन है 11.5। तो इसको डिवाइड करने से जैसे अपन डिवाइड करेंगे तो लगभग 3.33 आएगा, 3.33। तो इसका राइट आंसर होगा 3.33। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अपना सेकंड क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द। वर्तमान में प्रेजेंट में ये तरीका एग्जाम में क्वेश्चंस आस्क करने का बहुत ट्रेंड में चल रहा है। पहले क्वेश्चंस क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑप्शंस दे दिया करते थे एग्जाम में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया, उसका फिर 4 ऑप्शंस दे दिया अपने को, उसमें से मल्टीपल चॉइस में से अपने को एक एक करेक्ट आंसर चूज करना रहता था। अभी प्रेजेंट में ये तरीका ट्रेंड में है, जिसमें से अपने को एक लिस्ट दी जाती है और दूसरी सेकंड लिस्ट है, उसमें से कोड को मैच करना रहता है। तो सेकंड क्वेश्चन अपना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। इसमें ए है मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर, रिफाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइस टेकर नाबार्ड, ट्रांसपोर्टेशन टाइम यूटिलिटी एंड स्टोरेज स्पेस यूटिलिटी। तो मैं इसको सोल्व करके आपको बताता हूं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी डिसाइड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसको रिकमेंड करता है CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेज। कॉस्ट एंड प्राइसेज ये रिकमेंड करता है MSP को। तो ये MSP, और दूसरा है रिफाइनेंस, तीसरा प्राइस टेकर, चौथा है ट्रांसपोर्टेशन एंड पांचवा है स्टोरेज। तो इसका अपने को मैच करना है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसा कि मैंने आपको बताया ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डिसाइड होती है, जबकि इसको रिकमेंड कौन करता है, CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज, इसको रिकमेंड करता है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का अपन इसमें देखेंगे तो राइट आंसर होगा, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको डिसाइड करता है, जबकि इसको रिकमेंड कौन करता है, कमीशन ऑन
एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेज CACP। फिर देखेंगे रीफाइनेंस, रीफाइनेंस इसमें देखेंगे नाबार्ड, नाबार्ड का एक फंक्शन रहता है। नाबार्ड एक नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982। कब हुई थी स्थापना? 12 जुलाई 1982। और इसका रिकमेंडेशन किसने किया था? शिवारामन कमेटी, शिवारामन कमेटी ने इसका रिकमेंडेशन किया था। तो प्राइस टेकर, प्राइस कौन लेता है? लोन कौन लेता है? बैंक से उधार कौन लेगा? फार्मर होगा, वही तो लेगा। तो इसमें आ जाएगा फार्मर। ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन एक फंक्शन है किसका? यूटिलिटी का। कौन सी यूटिलिटी का? ट्रांसपोर्टेशन है स्पेस यूटिलिटी का फंक्शन है। स्टोरेज, स्टोरेज किस यूटिलिटी का फंक्शन है? टाइम यूटिलिटी का फंक्शन है। तो चलो अपन देखते हैं इसमें कि कौन सा राइट आंसर होगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ए मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ए में आएगा 2। चलो ये भी सही है। रिफाइनेंस, रिफाइनेंस मतलब रिफाइनेंस का काम कौन करेगा? नाबार्ड। नाबार्ड ही तो है एकमात्र बैंक जो रिफाइनेंस ऋण प्रदान करता है फार्मर को। तो रिफाइनेंस का काम मतलब थर्ड वाला, बी में आएगा 3, ये भी सही है। प्राइस टेकर, प्राइस कौन लेता है? लोन कौन लेता है? फार्मर लेता है। तो इसमें आ जाएगा 3 में पहला, ये भी सही है। ट्रांसपोर्टेशन, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको क्वेश्चन से या करेक्ट आंसर बताने के बाद में बताऊंगा। ट्रांसपोर्टेशन एक फंक्शन है टाइम यूटिलिटी का। सॉरी, ये स्पेस यूटिलिटी, स्पेस यूटिलिटी को बोलते हैं। दूसरा नाम है प्लेस यूटिलिटी। स्पेस यूटिलिटी आल्सो नोन एज प्लेस यूटिलिटी। तो ये प्लेस यूटिलिटी का फंक्शन है। तो इसमें अपन देंगे कि स्टोरेज में आ जाएगा 5, ई में आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएगा स्पेस यूटिलिटी, मतलब डी में 5 आएगा। ये भी ठीक है। स्टोरेज, स्टोरेज कौन किस यूटिलिटी के थ्रू? ये फंक्शन किसका है? टाइम यूटिलिटी का है। तो मतलब ई में आ जाएगा 4। इसका मतलब है ये अपना ए करेक्ट आंसर है। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझाता हूं, देखो। सॉरी, जैसा मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होती है? MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। MSP की फुल फॉर्म क्या होती है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य। जो अभी 24 क्रॉप्स पे लागू है। और MSP डिसाइड कब होती है? MSP डिसाइड होती है प्री सोविंग, मतलब अपन क्रॉप की सोविंग करते हैं उससे पहले डिसाइड होती है। MSP का डिसाइड करने का मतलब क्या रहता है कि फार्मर्स यदि प्राइस मार्केट में उसके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, देखो एक बुरा करेक्टर यह है कि उसकी प्राइस वैल्यू दिन प्रतिदिन फ्लक्चुएट रहती है, एवरी टाइम फ्लक्चुएट होती रहती है। तो इस चीज़ से और फार्मर्स को सुरक्षित रखने के लिए MSP गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डिसाइड की जाती है। और CACP कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेज द्वारा रिकमेंड की जाती है। तो इसका एक काम यह है कि ये अपने को फार्मर को सुरक्षित करती है। जैसे आज अपने प्रोडक्ट की प्राइस, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अपने वीट सेल करने गए मार्केट में, प्राइस उसकी 2000 मतलब 2000 है, और अपने को लग रहा है कि अपनी प्राइस बहुत कम है, तो गवर्नमेंट एक फिक्स प्राइस पे अपने को से वो वीट से परचेज कर लेगी और उसके बाद में अपने को उसका मूल्य दे देगी। तो ये होती है MSP, जिससे क्या होता है यदि अपने को मार्केट में किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की प्राइस कम भी मिलती है तो अपन एक उचित रेट पे गवर्नमेंट को परचेज करवा देते हैं, गवर्नमेंट को सेल कर लेती है, सेल कर देते हैं। तो ये चीज है MSP। दूसरा अपने आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसको डिसाइड करती है। और देखो एक चीज और है APC, पहले CACP का क्या नाम था? APC, एग्रीकल्चर APC था, और इसको 1980 में नाम दिया गया था CACP रीनेम करके, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेज, जो क्या डिसाइड करती है, क्या रिकमेंड करती है? MSP रिकमेंड करती है। तो ये चीज है, पहले इसका नाम था APC और अब आज इसको क्या बोलते हैं? CACP बोलते हैं। अपने दूसरी इसमें चीज थी
दूसरा अपना ऑप्शन था नाबार्ड। तो मैं समझाता हूं नाबार्ड का वर्क क्या रहता है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई और नाबार्ड की स्थापना कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन में की गई। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल, और देखो इसी के साथ मैं साथ साथ बताता रहूंगा तो वो ठीक रहेगा। CACP 1 जनवरी 1965 पहले थी। और इसकी नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका क्या काम रहता है, नाबार्ड का एक वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वो क्या है, ये रिफाइनेंस करता है, लोन प्रोवाइड करवाता है फार्मर को। मैंने स्ट्रक्चर यही है फाइनेंस की, जहां से अपने को फार्मर को लोन मिलता है, ये प्रोवाइड करवाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी जी, बैंकिंग को, बैंक वगैरह को। यहां से ऋण अपने फार्मर को पहुंचता नहीं है डायरेक्ट, यहां से बैंक में जाएगा, बैंक अपने को बैंक के थ्रू फार्मर रिसीव करता है लोन, ये चीज। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई, नाबार्ड की एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 12 जुलाई 1982। और किसी कमेटी के रिकमेंडेशन में इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था, शिवारमन कमेटी। कौन सी कमेटी, शिवारमन कमेटी। इसी के साथ अपने सेकंड क्वेश्चंस में और आए थी, एक और रहता है प्राइस टेकर कौन रहता है। ये चीज मैं आपको समझाऊं, प्राइस कौन लेगा, लोन कौन लेगा, फार्मर ही लेगा, कोई वीआईपी पर्सन तो लोन लेगा नहीं, उसके पास एक्चुअल पहले ही ऑलरेडी मनी का ओवरलोड है, तो अपने पास लेता है, प्राइस टेकर रहता है फार्मर। वो क्या करता है, या तो बैंक से लोन लेगा या फिर अपने साहूकार से लेगा, अपने फार्मर जो कोई भी है उसका साहूकार से लेगा। जिसमें क्या होगा, बैंक तो एक इंस्टीट्यूशनल एजेंसी है, इंस्टीट्यूशनल एजेंसी है बैंक, और ये जो साहूकार है वो क्या है, नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी है। ये क्या है, एक फिक्स इंटरेस्ट, जैसे फिक्स इंटरेस्ट पे बैंक फार्मर को लोन प्रोवाइड करवाएगा और फिक्स टाइम के लिए, फिक्स ड्यूरेशन के लिए, उसके बाद में फार्मर को रीपे करना करता है विथ इंटरेस्ट रेट। जो मनी उसने फिक्स दी थी वो तो करवानी है, उसके साथ इंटरेस्ट जो उसने बताया था 1%, 2%, 5% जितना इंटरेस्ट, उतना फार्मर को पे करना पड़ता है बैंक को। दूसरी चीज, यदि साहूकार को पे करेगा तो ये नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी है, ये क्या है, बैंक से ज्यादा रेट पे फार्मर को या फिर किसी को भी जिसको नीड है लोन की वो प्रोवाइड करवाता है, तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा लेता रहता है। तो फार्मर्स के लिए बैंक से, इंस्टीट्यूशनल एजेंसी से लोन लेना, रिसीव करना उचित है, जबकि ये साहूकार ये चीजें हैं जो इंटरेस्ट रेट ज्यादा लेते हैं, ये चीज है। अब अपने दूसरी चीज आई थी इसमें यूटिलिटी, अपने सेकंड क्वेश्चंस में दूसरी चीज आई थी यूटिलिटी। तो यूटिलिटी देखो, एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स की एक इंपॉर्टेंट टर्म है यूटिलिटी। यूटिलिटी का हिंदी मीनिंग रहता है उपयोगिता। और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें इकोनॉमिक्स आ रहा है उसमें ऐसा कभी हुआ नहीं कि इकोनॉमिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूटिलिटी से प्रश्न पूछा नहीं गया हो। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, और इसकी फॉर्म भी समझाऊंगा, जिसके फंक्शन भी समझाऊंगा। यूटिलिटी की डेफिनेशन क्या रहती है, वांट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ, wants satisfying power of goods is known as power of goods is known as utility। एक गुड्स क्या रहती है, एनीथिंग विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ऐसी वस्तु क्या चीज रहती है, कोई भी चीज रहती है जो मानव की आवश्यकता को, इच्छा को पूर्ति करती है, उसे संतुष्ट करती है, उस रहती है। और गुड्स को क्या बोल सकते हैं, कमोडिटी बोल सकते हैं। हिंदी मीनिंग रहता है गुड्स का वस्तु। डेफिनेशन बताता हूं गुड की, एनीथिंग विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज नोन एज गुड्स। तो गुड्स के थ्रू अपन ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं।
और जो सेटिस्फाइंग पावर है ना गुड्स का, उसी को यूटिलिटी बोलते हैं। तो यूटिलिटी के फॉर्म समझाता हूं मैं आपको। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 टाइप्स। यूटिलिटी के टाइप कितने हैं? 4। 4 काइंड भी बोल सकते हैं, टाइप भी बोल सकते हैं, प्रकार बोल सकते हैं, ये 4 हैं। फर्स्ट क्या रहती है? फर्स्ट रहती है देखो फॉर्म यूटिलिटी। यूटिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, और ये चैप्टर है ना यूटिलिटी वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैं डेली लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल के हिसाब से आपको समझाऊंगा। फॉर्म यूटिलिटी एक फंक्शन रहता है, उसके थ्रू क्रिएट रहती है। इसका फंक्शन देखो, यह है फंक्शन लिखा गया है। फॉर्म यूटिलिटी रहती है प्रोसेसिंग के थ्रू क्रिएट रहती है। किसके थ्रू क्रिएट होती है? प्रोसेसिंग। जैसे आज अपने पास वीट है, वीट की वैल्यू क्या है? यूटिलिटी उतनी नहीं रहेगी। जब उसको फ्लोर में कन्वर्ट कर देंगे, उसके फॉर्म को चेंज कर देंगे, उसके बाद में उसकी यूटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे आप यूटिलिटी बताता हूँ क्या चीज़ होती है। फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म के थ्रू यूटिलिटी में कैसा क्यों कन्वर्ट होती है ये, और क्या इसकी उपयोगिता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जैसे आज हमने वीट है, उसकी वैल्यू कम रहेगी, जबकि अपन इसका फॉर्म चेंज कर देंगे, फ्लोर बना देंगे, फ्लोर मीन्स आटा बना देंगे, तो उसकी वैल्यू अपने लिए ज़्यादा हो जाएगी। तो वो चीज़ है यूटिलिटी। यूटिलिटी कैसे चेंज हो रही है? एक फॉर्म प्रोसेसिंग के थ्रू अपन उसको पीस के आटा बना दिया, तो उसका क्या है? फॉर्म चेंज हो गया और उसकी यूटिलिटी ज़्यादा हो गई। चलो नेक्स्ट समझाता हूँ। नेक्स्ट यूटिलिटी का टाइप होता है टाइम यूटिलिटी। क्या होता है सेकंड टाइप यूटिलिटी का? टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी किसके थ्रू क्रिएट रहती है? इसका फंक्शन क्या है जिसके थ्रू ये क्रिएट होती है? इसका फंक्शन है देखो स्टोरेज। स्टोरेज के थ्रू इसको अपने फॉर्म को, जैसे आज अपने पास टोमेटो है, आज मार्केट में टोमेटो ज़्यादा आ रहे हैं, यदि अपन ने उसको स्टोर कर लिया, चलो दूसरी चीज़, ये तो पेरिसेबल गुड्स में आ गई। जैसे पेरिसेबल गुड्स का मतलब रहता है जो जल्दी खराब हो जाती है, जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं, उनको बोलते हैं पेरिसेबल। जो ये वेजिटेबल एग्जाम्पल बताइए पेरिसेबल गुड्स का है। इसके अलावा देखते हैं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल है अपने पास, कोई भी वस्तु मान लो जिसकी अभी मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो रही है, तो उस टाइम अपने को उसकी वैल्यू कम मिलेगी। क्यों मिलेगी कम? क्योंकि उस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, तो वो मार्केट में बहुत सरप्लस रहेगी। ऐसे मान लो, सरप्लस का मतलब है बहुत ओवरलोड हो रही है, या फिर ऐसा कह सकते हैं एक्स्ट्रा है, रिजर्व में है हर चीज़, तो उस टाइम अपने को पैसे कम मिलेंगे, रुपीज़ कम मिलेंगे। तो उसी चीज़ को अपन स्टोर करके स्टोरेज के थ्रू यूटिलिटी क्रिएट कर लेंगे। देखना अपन तो उसकी उपयोगिता को बढ़ा लेंगे। स्टोरेज थोड़े समय के लिए अपन स्टोर कर लिए, उस चीज़ को स्टोर करने के बाद जिस टाइम मार्केट में ओवरलोड था, सरप्लस था कमोडिटीज़, और जिस टाइम उस टाइम अपन सेल करते तो उसका पैसे अपने को कम मिलते। जिस टाइम डिमांड ज़्यादा रहेगी, सप्लाई मार्केट में कम रहेगी, तो उस टाइम अपने को प्राइस अच्छे मिलने के चांस बहुत इंक्रीज रहते हैं। ये चीज़ है। तो ये होती है देखो फॉर्म यूटिलिटी और टाइम यूटिलिटी, दो अपन ने एक बता दी। और तीसरी यूटिलिटी है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी किस फंक्शन के थ्रू क्रिएट रहती है? ये रहता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू प्लेस यूटिलिटी क्रिएट रहती है। देखो प्लेस यूटिलिटी को और अदर नेम है, दूसरा नाम है स्पेस यूटिलिटी। इसको यूटिलिटी को बोलते हैं उपयोगिता और प्लेस को बोलते हैं स्थान। तो स्थान उपयोगिता हो गया इसका हिंदी मीनिंग। तो ये चीज़ है, जैसे आज एप्पल जम्मू कश्मीर में बहुत हो रहे हैं, सरप्लस हो रहे हैं उसका प्रोडक्शन, और अपन ने उसी चीज़ को वहाँ अपन खरीदते हैं या फार्मर सेल करता है, तो उसका प्राइस से उतना मिलने के चांस नहीं रहते जितना अपन जयपुर में उसका प्राइस पे करते हैं। तो उसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करके यदि अपन जयपुर में ले आए और ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू यूटिलिटी क्रिएट हो जाएगी, वहाँ उसका प्राइस मिलता है, जैसे मान लो अपने को 50 रुपीज़ पर केजी, तो यहाँ
अपने को मिलेगा 100 रुपीज़ पर केजी, क्योंकि उस चीज़ का यहाँ प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, उसका डिमांड ज़्यादा रहेगी, और वहाँ प्रोडक्शन हो रहा था तो उसकी डिमांड कम रहेगी। तो उस हिसाब से अपने को प्लेस यूटिलिटी ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन के थ्रू क्रिएट हो जाएगी और अपने की यूटिलिटी बढ़ती जाती है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। तो आगे देखते हैं अपन, तीसरी यूटिलिटी थी अपने पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी ओनरशिप, यदि ओनरशिप के थ्रू क्रिएट रहती है, फंक्शन है ओनरशिप। दूसरी चीज है बाइंग, बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग कह दो, ओनरशिप कह दो, इसके थ्रू ये पोजेशन यूटिलिटी क्रिएट रहती है। पोजेशन का मतलब रहता है स्वामित्व। यदि अपन ओनरशिप चेंज कर लेते हैं, यदि आज कोई वस्तु मेरे पास है और यदि किसी वीआईपी पर्सन या जो वो पॉपुलर है उसके पास वो चीज़ रह जाती है तो उसकी वैल्यू अपने यहाँ से ज़्यादा रहती है। तो ये चीज़ है ओनरशिप। यदि किसी दूसरे को किसी कमोडिटी किसी भी चीज़ का ओनरशिप दे दिया जाता है अच्छे व्यक्ति को, पॉपुलर को, तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें थी अपनी फॉर्म यूटिलिटी, जहाँ से हर कम्पिटिटिव एग्जाम में यूटिलिटी के टाइप्स पूछ लेते हैं, ये यूटिलिटी किसके थ्रू क्रिएट रहती है, तो ये चीज़ें एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्केटिंग सरप्लस इज, मार्केटिंग सरप्लस, चलो एक क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है द सेंट्रल एगमार्क लैब इज लोकेटेड एट। तो ये चीज मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन के करेक्ट आने, एगमार्क क्या चीज है। द सेंट्रल एगमार्क इज लोकेटेड एट, मुंबई में है या फिर नागपुर में है या फिर बेंगलुरु में है या फिर कोलकाता में है। तो इसका राइट आंसर होगा नागपुर। द सेंट्रल एगमार्क लैब कहाँ है? नागपुर में है। एगमार्क, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहीं बता देता हूं, एगमार्क क्या चीज है। व्हाट इज एगमार्क? ये एक मार्क है। क्या है? मार्क है जो फूड प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट बोल सकते हैं, उन पे क्या है ये मार्क डिनोट रहता है। तो इससे क्या रहता है? प्योरिटी। किसका प्रतीक है ये? प्योरिटी का। प्योरिटी, क्वालिटी, क्वालिटी का प्रतीक है एग मार्क। जिस भी खाद्य सामग्री पे एग मार्क लगा होगा तो अपने को श्योर हो जाना है कि वो प्योरिटी है, प्योर है, शुद्ध है, गुणवत्ता युक्त है। ये चीज है अपना एग मार्क। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, दूसरी चीज एग मार्क, एग मार्क की स्थापना हुई थी 1937, 1937। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जिसमें इकोनॉमिक्स आ रही है उसमें पूछ ही लेते हैं, तो वो चीज़ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्केटिंग सरप्लस इज, मार्केटिंग सरप्लस क्या होता है? इन ऑप्शंस में से अपने को देखना है मार्केटिंग सरप्लस क्या होता है। टोटल प्रोडक्शन माइनस टोटल फैमिली रिक्वायरमेंट होता है, या फिर टोटल कंजप्शन माइनस मार्जिनल कंजप्शन होता है, या फिर टोटल कॉस्ट माइनस मार्जिनल कॉस्ट होता है, या फिर टोटल प्रोडक्शन माइनस टोटल कॉस्ट होता है। तो इनमें से अपने को बताना रहता है। तो मार्केटिंग सरप्लस देखो मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ होती है। मार्केटिंग सरप्लस वो चीज़ है जिसमें फार्मर होता है ना, वो फैमिली रिक्वायरमेंट, एनिमल फीडिंग, इनके लिए अपना प्रोडक्शन स्टोर कर लेता है, उसके बाद में उस अपने फैमिली नीड के बाद में मार्केट में सेल करता है। तो वो चीज़ है मार्केटिंग सरप्लस। और इसी के साथ एक टर्म और कनेक्टेड है मार्केटेड सरप्लस, जो मैं आपको यहीं बता देता हूँ। इस चीज़ के साथ साथ मार्केटेड सरप्लस क्या चीज़ होती है? जो एक्चुअल में फार्मर अपना प्रोडक्शन हुआ कितना वो उसको एक्चुअल में सेल करता है ना, वो चीज़ है मार्केटेड सरप्लस। और फैमिली रिक्वायरमेंट, फैमिली नीड, उसके अलावा अपने कैटल फीडिंग के लिए स्टोर कर लेता है और फिर बाद में उसको माइनस करने के बाद में टोटल प्रोडक्शन में से या अपनी टोटल फैमिली रिक्वायरमेंट और एनिमल फीडिंग हो गई, तो उस चीज़ के
के लिए रख लेता है, रिजर्व कर लेता है। उसके बाद में यदि अपन या फिर कोई फार्मर अपने मार्केट में अपने प्रोडक्शन अपने प्रोडक्ट को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को सेल करता है तो वो चीज होती है मार्केटिंग सरप्लस। ये आंसर राइट आंसर होगा। देखो इसमें फर्स्ट वाला टोटल प्रोडक्शन माइनस टोटल फैमिली रिक्वायरमेंट को माइनस करेंगे ना तो ये हो जाएगा मार्केटिंग सरप्लस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फूड कॉरपोरेशन इन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कब स्थापित हुआ? तो इसके ऑप्शन अपन देखते हैं। 1960 में स्थापित हुआ या फिर 1962 में हुआ, 1965 में हुआ या फिर 1967 में हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा 1965। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका एक्ट हुआ था, एक्ट कब बना था? दिसंबर 1964। और ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? ये हुआ था 1965, 1965 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राइस थ्योरी, प्राइस थ्योरी इज ए पार्ट ऑफ, ये क्या है? बेसिक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। दो चीज पूछते हैं, एक होती है प्राइस थ्योरी, दूसरी चीज होती है इनकम थ्योरी। ये मैं क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद में करेक्ट आंसर करने के बाद में बताता हूं, इनमें से एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। प्राइस थ्योरी इज ए पार्ट ऑफ, प्राइस थ्योरी एक भाग है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, नेशनल इकोनॉमी का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, बोथ ए एंड सी, मतलब पहले और दूसरे दोनों आंसर सही है। तो मैं बताता हूं प्राइस थ्योरी क्या चीज होती है। प्राइस थ्योरी एक भाग है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। किसका भाग है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो बताता हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, देखो मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स मॉडर्न अप्रोचेज है। क्या है? मॉडर्न अप्रोचेज। इकोनॉमिक्स के दो अप्रोचेज थे, ट्रेडिशनल अप्रोचेज एंड फिर सेकंड था अपना मॉडर्न अप्रोचेज। तो मॉडर्न अप्रोचेज में इंक्लूड करते हैं अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स को, जिसमें क्या रहता है? ये टर्म किसने दी थी? ये दी थी रैगनार फ्रिस्क ने। कब दी थी? रैगनार फ्रिस्क ने 1933 में दी थी, 1933 में दी थी। और माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है मैं बताता हूं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब, माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल। क्या होता है माइक्रो का मतलब? स्मॉल होता है। इसमें क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्मॉल लेवल या फिर इंडिविजुअल, जैसे इंडिविजुअल की यूनिट की स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल यूनिट जैसे फार्म हो गया, फार्म एक, इसको बोल सकते हैं अपन इंट्रा फार्म साइंस, इंट्रा फार्म साइंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इंट्रा फार्म साइंस, मतलब एक ही फार्म के अंदर जो जो काम हो रहे हैं उनके बीच की स्टडी को इंट्रा फार्म साइंस बोल सकते हैं। तो ये चीज़ है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे एक पर्टिकुलर कंज्यूमर हो सकता है, उसका जैसे मार्केट में आज किसी चीज़ का प्रोडक्शन हुआ ज़्यादा तो उसकी डिमांड बढ़ी, तो उसके बिहेवियर से वो क्या रिएक्ट करता है, आज कंज्यूमर क्या रिएक्ट कर रहा है। यदि किसी प्रोडक्शन की, किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई तो डिमांड, वो है लॉ ऑफ डिमांड एक, तो प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड तो कम होगी। ये एक लॉ ऑफ डिमांड है इकोनॉमिक्स का, वो आगे आएगा, मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो वो चीज़ है इकोनॉमिक्स में, प्राइस बढ़ेगी किसी चीज़ की तो डिमांड स्वाभाविक है, तय है, वो तो कम होगी ही होगी। तो वो चीज़ है इकोनॉमिक्स में, प्राइस से बढ़ेगी किसी कमोडिटी की तो उसकी डिमांड कम होगी। तो उस डिमांड के कम होने से डिमांड ज़्यादा होती है, प्राइस के बढ़ने से कंज्यूमर क्या रिएक्ट करता है, उसका इंडिविजुअली अपन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देखते हैं। तो वो चीज़ हो गई माइक्रो इकोनॉमिक्स। प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड के प्रति क्या रिएक्ट करेगा, उसका अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई के प्रति क्या रिएक्ट करेगा, वो चीज़ है कंज्यूमर को, वो सारी स्टडी करते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स को बोलते हैं प्राइस थ्योरी, इसलिए क्या बोलते हैं? प्राइस थ्योरी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स सेकेंड अप्रोचेज है इसका। ये मॉडर्न अप्रोचेज का फर्स्ट तो हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड हो गया मैक्रो। मैक्रो का मीन्स ही होता है एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है संपूर्ण। एग्रीगेट बोल दो, इसका मीनिंग होता है लार्ज बोल सकते हैं अपन।
वृहद। यदि अपन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को नेशनल लेवल पे स्टडी करते हैं उसका, तो अलग अलग अपने किसी फर्म है उसकी स्टडी अपन नेशनल लेवल पे करते हैं, तो वो हो गई अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या हो गई? मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को बोलते हैं इनकम थ्योरी। क्या बोलते हैं? इनकम थ्योरी बोलते हैं। किसको? मैक्रो इकोनॉमिक्स को। क्यों बोलते हैं? नेशनल इनकम की स्टडी करते हैं, इसमें सप्लाई की स्टडी करते हैं, तो वो चीज़ है, इसलिए इसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, समटाइम्स मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉल्ड एग्रीगेट इकोनॉमिक्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन जाते हैं। द एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन एपीसी वाज सेट अप ऑन इवॉल्व बैलेंस्ड एंड इंटीग्रेटेड प्राइस स्ट्रक्चर इन द ईयर। ये बोल रहा है कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1955 में हुई, या 1965 में हुई, या 1980 में हुई, या 1947 में हुई। तो 1955, तो देखो 1955 में क्या हुआ था मैं बताता हूँ आपको। 1955 में एक अपना बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1955, 1955 ईयर 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई थी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसबीआई, ये चीज है, तो ये तो है नहीं। 1965 में हुई, 1980 में हुई, 1947 में हुई, तीन अपने पास ऑप्शन रिमेनिंग रह रहे हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। 1965 में एक और क्या चीज हुआ था, अभी आपने देखा था, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका एस्टेब्लिशमेंट भी 1965 में ही हुआ था। एपीसी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? इसका भी 1965 में हुआ। तो ये दोनों चीज़ यहीं याद रह जाएगी कि 1965 में अपना को क्या हुआ था, दोनों का स्थापना कब हुई, एपीसी और एफसीआई की? 1965, 1965। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो मैंने बताया, ऐसे तरीके अभी ट्रेंड में चल रहे हैं। पहले क्या होता था, क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन दे दिया करते थे, और अब ये मैच करवाना रहता है, ये थोड़ा सा हार्ड रहता है। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या रहता है। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। फर्स्ट लिस्ट को सेकंड लिस्ट से अपने को मैच करना है। तो मैं बताता हूँ, यहाँ इधर तो हो गए इंस्टीट्यूट हो गए, इधर हो गए क्या, ईयर हो गए, एस्टेब्लिशमेंट ईयर। तो एस्टेब्लिशमेंट ईयर को इंस्टीट्यूट से मैच करना है। पहला है ए, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये इसके सामने दिया गया है 1986। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये दिया गया है 1965 ऑप्शन। नेफेड, ये दिया गया है 1935। अपेडा, ये चीज़ दी गई है 1958। तो इसमें अपने को मैच करना रहता है। तो अपन देखते हैं डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? ये हुई थी 1935। कब हुई थी? 1935 ईयर 1935 में क्या हुआ था? डीएमआई। डीएमआई मतलब डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये चीज़ मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताई, पिछले क्वेश्चन के साथ 2 चीज़ें बताई थी ना, वो चीज़ है 1965 में अपने का फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। नेफेड, नेफेड की कब हुई थी? नेफेड की हुई थी 1958। नेफेड की स्थापना कब हुई? 1958 में हुई। 1958, 1958 में। अपेडा, अपेडा की स्थापना हुई थी 1986 में। चलो अब मैच करते हैं अपन, कौन सा है? डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग, डीएमआई। डीएमआई कब हुआ था? 1935, मतलब पहले में 3 आएगा, ए में 3, ये भी ठीक है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये कब हुआ था? 1965 में होता। 1965 मतलब दूसरा ये, तो ये बी में दूसरा, ये भी ठीक है। नेफेड, नेफेड की स्थापना हुई थी 1958, मतलब ये चौथा, ये भी ठीक है। डी, अपेडा, अपेडा की स्थापना हुई थी 1986। इसका मतलब पहला ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए विल बी राइट, ये ऑप्शन 1 ठीक होगा। चलो मैं बताता हूँ, देखो इसका सॉल्यूशन करता हूँ। इसमें चीज़ें पूछी गई है, इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको क्या क्या होता है। देखो इसमें पहली चीज़ बताई गई थी आपको क्या, चलो मैं बताता हूँ नेफेड क्या होता है। नेफेड की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। नेफेड का मतलब होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल
एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, फेडरेशन, मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। नेफेड आया था एक तो, और अपने क्वेश्चन में क्या आया था, पिछले क्वेश्चन में आया था देखो, नेफेड क्या, अपेडा आई थी, अपेडा। तो मैं बताता हूं अपेडा चीज क्या है। अपेडा का क्या काम, देखो ये रहता है, अपेडा अपने एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का फुल नेम है इसका। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। मेन एम क्या रहता है इसका, देखो मेन एम रहता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसको एक्सपोर्ट के लिए प्रमोट करती है, निर्यात के लिए कृषि उत्पादों को प्रमोट करती है। तो टू प्रमोट एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड प्रोडक्ट फॉर एक्सपोर्ट्स, ये इसका मेन एम है। और इसकी फुल फॉर्म बताता हूं आपको, एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्सपोर्ट अथॉरिटी। जिसका मेन एम रहता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट के लिए प्रमोट करती है। दूसरी चीज़ अपनी क्या आई थी, देखो पिछले क्वेश्चन में देखते हैं, नेफेड फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये मैंने बता ही दिया 1965 में हुआ था। डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। चलो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएमआई, वही चीज़ आएगी, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन हेडक्वार्टर। डीएमआई हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट, डीएमआई का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन का हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद में है, फर्स्ट ऑप्शन है, फैसलाबाद में है, न्यू दिल्ली में है, या फरीदाबाद में है। तो इसका राइट आंसर होगा देखो फरीदाबाद। फरीदाबाद पड़ता है हरियाणा में, हरियाणा स्टेट है उसमें फरीदाबाद पड़ता है। तो ये डीएमआई का हेडक्वार्टर है फरीदाबाद, फरीदाबाद हरियाणा, एचआर हरियाणा में है। ये अपना 9 क्वेश्चन था, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखो डीएमआई ये चीज़ है, फर्स्ट टाइम नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स वाज कैरिड आउट ऑन, नेशनलाइजेशन का मतलब होता है राष्ट्रीयकरण। फर्स्ट टाइम बैंकों का नेशनलाइजेशन कब किया गया और क्यों किया गया, ये चीज़ मैं आपको बाद में बताता हूँ। इम्पोर्टेंट फॉर एएफओ, बिल्कुल एएफओ की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, VIMP, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एएफओ की दृष्टि। ऐसे क्वेश्चन सी बैंक्स में पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं, ये एक बैंकों का नेशनलाइजेशन फर्स्ट टाइम कब हुआ, ऐसे क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड है, और ये बैंक हमेशा अपने से रिलेटेड क्वेश्चंस को ज़्यादा देता है वेटेज। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन 19 जून 1969, 19 जून 1969 में हुई फर्स्ट टाइम नेशनलाइजेशन बैंक का, 19 जुलाई 1969 में हुआ, 19 अगस्त 1989 में हुआ, 19 अक्टूबर 1979 में हुआ। तो देखते हैं कब हुआ था, इसका राइट आंसर होगा 19 जुलाई 1969। राइट आंसर विल बी 19 जुलाई 1969। तो 1969 में हुआ बैंकों का राष्ट्रीयकरण। चलो अब मैं समझाता हूँ नेशनलाइजेशन क्यों हुआ, क्या चीज होती है। फर्स्ट टाइम हुआ था वो तो मैंने बता दिया, 19 जुलाई 1969 में फर्स्ट टाइम बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। बैंक बिफोर नेशनलाइजेशन क्या था, देखो बिफोर नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन से पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने से पहले क्या चीज़ थी, बैंक हुआ करते थे प्राइवेट। यदि नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था तो बैंक थे प्राइवेट। प्राइवेट बैंक अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लेता था, और वो चीज़ फार्मर को टाइम पर रिपे नहीं करते थे। यदि मान लो फार्मर की क्रॉप, ये चीज़ भी मैं आपको इसी के साथ समझा देता हूँ। देखो फार्मर किसी से लोन लेता है इंस्टीट्यूशनल एजेंसी से, तो उसको फिक्स टाइम के लिए देता है, फिक्स टाइम के लिए, कि उसमें उस टाइम के ड्यूरेशन में
उसको रीपे करना रहता है, और रीपेमेंट के भी अलग अलग प्लान है। एक तो वो जितना लिया है उसके साथ ब्याज पे करेगा, इंस्टॉलमेंट के थ्रू पे करेगा, ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ क्या होती है, बैंक प्राइवेट थे, अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लेता था। तो फार्मर टाइम पे, जैसे उसका क्रॉप है, जैसे उसने शुगर केन लगा लिया, क्या लगा लिया, शुगर केन लगा लिया, तो वो से अधसाली गन्ना होता है ना, वो 18 महीने में परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है 18 मंथ में। तो यदि उसने बैंकों से लोन ले लिया और उसने बोल दिया कि 6 महीने में उसको अपना लोन रीपे करना है, रीपे मतलब भुगतान करना है वापस, बैंक में उसके पैसे जितने लिए थे वो जमा करवाने हैं, तो वो कैसे करवाएगा, वो इंटरेस्ट लेट टाइम पे अपन जमा नहीं करवा रहे हैं, तो वो अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंग पेनल्टी लेता था, जिससे क्या होता, कमजोर वर्ग फार्मर्स का शोषण होता था। फार्मर्स के शोषण को रोकने के लिए, उस पर जो अत्याचार हो रहे थे उनको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन किया था। और फर्स्ट टाइम में नेशनलाइजेशन 14 बैंक्स का हुआ था। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 15 बैंकों का। तो ये चीज़ें हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया गया था कि फार्मर्स टाइम पे यदि कुछ भी दिक्कत आ जाती है उसकी वजह से वो रिपे नहीं कर पाते, जैसे उसकी मैंने बताया। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। जैसे बैंक्स क्या होते हैं, बैंक्स हो गया, इंस्टीट्यूशनल एजेंसी हो गई, कोई इंस्टीट्यूशनल एजेंसी। इंस्टीट्यूशनल एजेंसी क्या करती है, जैसे फार्मर को लोन दिया, किसी को भी लोन दिया, तो वो लोन देती है। 3 प्रकार के लोन होते हैं, देखो, शॉर्ट टर्म लोन, सेकंड होता है मीडियम टर्म, थर्ड होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लोन को अपन बोल सकते हैं क्रॉप लोन, क्या बोल सकते हैं, क्रॉप लोन। मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ये चीजें मैं बताता हूं। शॉर्ट टर्म लोन का ड्यूरेशन रहता है, चलो नेक्स्ट ले लेता हूं, क्रॉप लोन। क्रॉप लोन का ड्यूरेशन रहता है 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स, 6 महीने से 12 महीने के अंदर अंदर उसको जितना इंटरेस्ट रेट उसने बताए थे उसमें पे करना रहता है। ये 6 महीने ही क्यों दिए गए, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो, क्रॉप लोन में क्योंकि ये बताया गया है सीजन के अकॉर्डिंग, एक क्रॉप की हार्वेस्टिंग अपन 6 मंथ में कर लेते हैं, यह 18 मंथ तक दिया जाता है, 18 महीने तक। और जैसे 18 मंथ क्यों दिया गया, जैसे एक क्रॉप होती है शुगर केन, उसको पकने में टाइम लगता है, लगभग 18 महीने में अधसाली गन्ना तैयार हो जाता है, तो वो 18 मंथ इसलिए बताए गए हैं। तो ये क्रॉप लोन है, ओनली क्रॉप पे ही दिया जाता है। इसको पे करना रहता है अपने को 6 महीने से लेकर 18 महीने के अंदर अंदर। इसके बाद में अपन पे करते हैं तो पेनल्टी, या फिर जो बैंकों के रूल रेगुलेशन रहते हैं उनका अपने को पालन नहीं करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग वो अपने हिसाब से उस हिसाब से देखते हैं कि दूसरा चीज़ होती है उसके अलावा एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म। मीडियम टर्म लोन की ड्यूरेशन क्या रहता है, ड्यूरेशन मीडियम टर्म लोन का ड्यूरेशन रहता है 18 मंथ्स। 18 मंथ्स मतलब 1.5 ईयर, 1.5 साल से लेकर 5 साल, 5 ईयर। 5 ईयर में अपनों को मीडियम टर्म लोन रहता है ना, वो रीपे करना पड़ता है। ये लोन दिया जाता है, देखो, जैसे वर्किंग कैपिटल, वर्किंग असेट्स के लिए। किसके लिए लिया जाता है, वर्किंग असेट्स को परचेज करने के लिए। जैसे अपन ने एनिमल खरीदने के लिए ले लिया, ये एनिमल एक वर्किंग असेट्स है। असेट्स मैंने खुद ने बताई थी कि खुद की संपत्ति होती है, उस पर उसका खुद का अधिकार होता है, जो फार्मर के खुद उसी का अधिकार है, वो उसका मालिक है, तो वो चीज़ हो गई असेट्स। तो वर्किंग असेट्स के लिए अपने को क्या लेना रहता है, मीडियम टर्म लोन। वर्किंग असेट्स यदि फार्मर परचेज करता है ना तो मीडियम टर्म लोन दिया जाता है उसको। और ये जैसे क्रॉप के सीड परचेज करने हैं,
या फिर क्रॉप के लिए लोन लेता है, वो होता है क्रॉप लोन, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन क्यों बोलते हैं कि उसको 6 महीने में भी पे करना रहता है, रिपे। और रिपे के भी, रिपेमेंट के भी अलग अलग प्लान है, जैसे अपन को इंस्टॉलमेंट के थ्रू कर दिया या फिर इंटरेस्ट रेट पहले ले ली बाद में, वो चीज़ें रिपेमेंट प्लान में आगे समझाऊंगा। ये अपनी क्या है, बेसिक क्लास थी, और इसमें रह गया एक क्या, लॉन्ग टर्म लोन। चलो पेज दूसरा लेता हूँ। लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन किसके लिए दिया जाता है, कौन सी असेट्स को परचेज करने के लिए फार्मर लॉन्ग टर्म लोन लेता है? वो लेता है लॉन्ग टर्म के लिए असेट्स, जैसे लैंड, ज़मीन खरीदनी है उसको, या फिर जैसे कई चीज़ें होती हैं, जैसे ट्रैक्टर लेना है, क्या लेना है, ट्रैक्टर। और दूसरी चीज़ यदि बिल्डिंग खरीदनी है, ये हो गए फिक्स्ड असेट्स के लिए लेते हैं। फिक्स्ड असेट्स के लिए फार्मर परचेज करने के लिए क्या लेगा, लॉन्ग टर्म लोन। इसका ड्यूरेशन रहता है देखो 5 ईयर टू और मोर देन 5 ईयर, 5 साल से ज़्यादा समय दिया जाता है उसको रिपे करने के लिए। तो ये चीज़ थी आज की लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये ड्यूरेशन। इसी के साथ जैसे इसमें एक टर्म आई लैंड। लैंड क्या होती है, देखो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मैनेजमेंट। यह है मैनेजमेंट, सॉरी, मैनेजमेंट को बोलते हैं प्रबंधन। ये क्या है, फैक्टर है प्रोडक्शन को, क्या बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन, यदि किसान उत्पादन लेता है फसल का, तो ये कारक प्रभावित करते हैं, लैंड करती है, लेबर करते हैं, कैपिटल करता है, मैनेजमेंट करता है। लैंड क्या है, एवरीथिंग अबाउ ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लैंड, इट इज फिक्स्ड, ये फिक्स रहती है। ये पहला फैक्टर हो गया जो प्रोडक्शन को प्रभावित करता है। दूसरा हो गया लेबर। लेबर क्या है, लेबर एक एक्टिव फैक्टर है, क्या है, एक्टिव फैक्टर है लेबर। कैपिटल, कैपिटल एक पैसिव फैक्टर है, निष्क्रिय कारक। पैसिव मतलब निष्क्रिय, एक्टिव मतलब सक्रिय कारक है। ये लेबर सक्रिय और कैपिटल पैसिव। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अपने को एक एंटरप्राइज हो गया या कुछ भी होगा, उसका मैनेजमेंट करना रहता है, उसका रिवार्ड मिलता है अपने को, प्रॉफिट। चलो मैं बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में इनका रिवार्ड। लैंड का रिवार्ड रहता है, जैसे अपने लीज पे ली ज़मीन किसी से, तो उसका रेंट देना रहता है, वो रिवार्ड हो गया। और दूसरी चीज़ हो गया लैंड, लेबर, लेबर को देना रहता है वेजेज। वेजेज का मतलब रहता है मेहनतना, जैसे किसने डेली वर्क किया, लेबर ने कितना वर्क किया, उसके अकॉर्डिंग अपन उसको वेजेज देते हैं, लेबर। तीसरा अपना फैक्टर है कैपिटल। कैपिटल का अपने को रिवार्ड रहता है, क्या, ये है रिवार्ड, क्या है, रिवार्ड है, कैपिटल का रहता है। और मैनेजमेंट का बताता हूँ क्या रहता है। कैपिटल के बदले रहता है इंटरेस्ट, या अपन ने किसी से इंटरेस्ट, और मैनेजमेंट का रहता है प्रॉफिट। यदि नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी से अपन ने लोन लिया है तो उसको इंटरेस्ट देना रहता है, वो ज़्यादा देना रहता है। इंस्टीट्यूशनल एजेंसी जैसे बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से अपने लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट कम देना पड़ता है। तो वो चीज़ें हैं रिवार्ड, मतलब इसका फैक्टर को, इसको परचेज करते हैं अपन, तो इसको बदले क्या चीज़ देनी रहती है उसको बोलते हैं रिवार्ड। देखो लैंड फिक्स है, उसके बदले अपने को लीज पे लिए उसका रेंट देना पड़ेगा। लेबर है, उसको मेहनताना देना पड़ेगा। कैपिटल, कैपिटल के बदले अपने को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, वो एक फिक्स रहता है, पहले बात कर ली जाती है कि इतना ब्याज अपने को देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैनेजमेंट के बदले अपने को प्रॉफिट मिलता है। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैनेजमेंट। और यहाँ से रिवार्ड में से भी एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, तो ये भी कम्पिटिटिव एग्जाम में इकोनॉमिक्स की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो धन्यवाद। आज का सेशन कैसा लगा तो हमें कमेंट करके बताएं। कुछ डाउट हो आपको तो कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं राकेश कुमार यादव, एग्री पावर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, और यहाँ से आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।